So we have studied monohybrid cross, its result, ratio and its conclusion. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन में हमने 3 कंक्लूजन पढ़े: प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो हमारा पूरा पार्ट था, हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारा सबसे सिंपल क्रॉस है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। उसमें कोई ना कोई आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिया होगा, 2 प्लांट्स 2 ऑर्गेनिज्म क्रॉस किया गया, उनके फिनोटाइप होंगे, उनके जीनोटाइप भी हो सकते हैं, और फिर आपको उनके क्रॉस से जो प्रोजेनी मिलेगी उनका रिजल्ट, उनका रेशियो बताना हो सकता है, उनकी प्रोबेबिलिटी बताना हो सकता है। इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटली। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने कंक्लूजन आपको बताए थे, पेयर्ड फैक्टर, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, लास्ट में हमने ये भी बात की थी कि पेयर्ड फैक्टर और डोमिनेंस को हम एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि आजकल हायर लेवल पर पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर और डोमिनेंस दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को मर्ज करके डोमिनेंस ही बोल देते हैं, और कंक्लूजन 3 के बजाय 2 हो जाते हैं, एक डोमिनेंस और दूसरा सेग्रीगेशन। कुछ सालों पहले AIPMT में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन होता ही इसी बेस पर है जब हम ये मानकर चलें कि पेयर्ड फैक्टर को डोमिनेंस में रख सकते हैं। और ये आपको भी ध्यान रखना, जब आप NCERT पढ़ोगे तो NCERT के पेज नंबर 75 पर आपको कंक्लूजन 2 ही मिलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। उसमें पेयर्ड फैक्टर अलग नहीं है, वो डोमिनेंस के साथ ही। पहले तो हम देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन है, which one of the following statement cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance। मतलब ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन में, हमसे ये पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट मेंडल के डोमिनेंस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है या उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम AIPMT का क्वेश्चन है, पूरी तरह से NCERT से बनाया गया, लाइन टू लाइन उठाकर। अब देखो इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दिया था, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर। देन फैक्टर्स अकर इन पेयर। देन in a pair of factor, one is dominant and another is recessive. And the fourth one, alleles do not show any blending and both the character recover as such in F2 generation। ये था क्वेश्चन एग्जाम का। पूछा इसमें ये गया कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट मेंडल के डोमिनेंस लॉ के से एक्सप्लेन नहीं होता। इसका मतलब ये जो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, आपको बस ये ढूंढना है कि डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन जिस समय आया था कई लोग कंफ्यूज हुए, क्योंकि हम कई बार पढ़ते हैं पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, देन डोमिनेंस, देन सेग्रीगेशन। अब स्टूडेंट्स को लगा कि इसमें तो डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो एक ही स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। कई बच्चों ने कहा एग्जाम के बाद ही कि सर क्वेश्चन ही गलत है, नॉट होना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन बाय, नॉट नहीं होना चाहिए, कैन बी एक्सप्लेन बाय डोमिनेंस, नॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन 4 में से तो हमें एक ही लग रहा है डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। कौन सा वाला? थर्ड वाला, पेयर ऑफ फैक्टर में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। लेकिन ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पेयर्ड फैक्टर को भी डोमिनेंस में रख सकते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन NCERT से था। ठीक है, आप NCERT में पेज नंबर 75 पर देखिएगा, ये की स्टेटमेंट मिले। अब आप देखो, पहला स्टेटमेंट जो है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर का कांसेप्ट। फैक्टर अकर्स इन पेयर, ये भी पोस्टुलेट ऑफ पेयर। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, ये पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर भी मैंने बताया था। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जरूरत पड़ने पर हम पेयर्ड फैक्टर को डोमिनेंस में रख सकते हैं, और थर्ड वाला तो डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ही। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? देखिए, फोर्थ ऑप्शन देखिए, alleles do not show any blending। ब्लेंडिंग जानते हो ना, कि एलील किसी तरह का कोई मिक्सिंग शो नहीं करते। एंड इन F2 जनरेशन बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच। F2 में दोनों कैरेक्टर वापस आ जाते हैं। जब हमने लास्ट कंक्लूजन जब खत्म किया था सेग्रीगेशन, तो हमने बताया था कि F2 में दोनों कैरेक्टर का वापस आना किसकी वजह से? सेग्रीगेशन। और ये भी कहा था कि F2 में दोनों कैरेक्टर का 3:1 में आना तो डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। ठीक है, ये सिर्फ कह रहा है कि F2 में दोनों कैरेक्टर का रीअपियर होना, ये चीज सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ डोमिनेंस नहीं। हाँ, रेशो 3:1 इज ड्यू टू, ये अगर आता है तो वहां डोमिनेंस का रोल है, ये बात समझिएगा। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में
कौन सा स्टेटमेंट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं होगा, तो फोर्थ होगा। हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, फोर्थ। ये सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग। ये पहले दो फैक्टर पोस्टुलेट और पेयर्ड फैक्टर के, बट ये डोमिनेंस में ऐड हो सकते हैं, और थर्ड वाला डोमिनेंस का ही है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का ओरिजिन, ये क्वेश्चन आया कहाँ से। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी का पेज नंबर 75 का थोड़ा सा पोर्शन है। आप अपने एनसीईआरटी देखिएगा, उसमें पूरा ही पोर्शन दिया हुआ है, दो कंक्लूजन दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझिए। अब जरा इसको पढ़ के देखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या लिखा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। अब हमने जो पेयर्ड फैक्टर में पढ़ा था ना, पोस्टुलेट और पेयर्ड फैक्टर में, वो यहाँ लिखा है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, फैक्टर्स अकर इन पेयर। अब ये दोनों देखो, उस क्वेश्चन के चार ऑप्शन यूं के यूं ही है। तीन तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, ये तीनों यहीं से लिए गए। थर्ड वाला दिया इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ पेयर इज डोमिनेट द अनदर मेंबर, वन इज डोमिनेट अनदर इज रिसेसिव। जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके तीन ऑप्शन तो ये की है, ये 3 पॉइंट, और ये तीनों का लिखे हुए डोमिनेंस। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कहाँ है, देखो अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the alleles do not show any blending। देखो आपका ऑप्शन पूरा ही है, alleles do not show any blending, alleles do not show any blending and that both the character recover as such in F2 generation। ठीक है। एंड ये आपका पहला ऑप्शन है, characters are controlled by discrete unit called factor, factors occur in pair, in a pair of factor one dominate the other। तीन ऑप्शन ये। चौथा सेग्रीगेशन में लिख रखा है इन्होंने कि F2 में दोनों कैरेक्टर का आना सेग्रीगेशन, लेकिन मैंने जो आपको 3:1 वाली बात की, आपको यहाँ भी लिख रखा है The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in F1 generation and expression of both in F2 it also explains the proportion 3:1 obtained in F2। F2 में जो 3:1 आता है उसको भी डोमिनेंस से एक्सप्लेन किया जाएगा। मैंने यही कहा था कि 3:1 को लाने में डोमिनेंस का भी रोल है और सेग्रीगेशन का तो है, लेकिन हमें प्रायोरिटी डोमिनेंस को देनी। अगर रेशियो की बात कर रहा है 3:2, रेशियो की बात नहीं हो रही, सिर्फ इतनी सी बात हो रही कि F2 में दोनों कैरेक्टर रीअपीयर हुए, तो वो एक जनरल सेग्रीगेशन का पार्ट है। समझ गए। तो ये तो हमारा जो कंक्लूजन हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। और आप जब कंक्लूजन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में दो चीजें दे रखी है, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। पेयर्ड फैक्टर को डोमिनेंस के साथ है, ये बात ध्यान रखना। तो पेयर्ड फैक्टर कभी कभी अलग भी पूछ लिया जाता है, कभी डोमिनेंस के साथ भी रख दिया जाता है, दोनों चीजें ध्यान रखना। ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन हुए। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कुछ क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट वन, ये बीएचयू में पूछा गया था, बीएचयू के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल प्लांट इफ दे प्रोड्यूस 50 टॉल एंड 17 ड्वार्फ प्लांट। क्वेश्चन बहुत बेसिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उन पेरेंटल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा जो 50 टॉल और 17 ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, और ये चार ऑप्शन भी दे रखे। आप जरा सोच के देखिए इसमें आंसर क्या होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा है, अब हम उसके थोड़े से एप्लीकेशन ले रहे हैं क्वेश्चंस में। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, इसमें कंफ्यूजन क्या है, आपको जो चीज सीखनी है इसमें वो ध्यान रखना। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, 50 टॉल एंड 17 ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस हुए, मतलब ये ऑफस्प्रिंग किस रेशियो में आए, ऑफस्प्रिंग किस रेशियो में आए, 50 और 70 अप्रोक्सीमेटली 3:1 के रेशियो में, राइट। यानी कि पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस रेशियो में आ रहा है, 3:1 में। और अगर 3:1 में ही आ रहा है, ठीक है, तो पेरेंट कौन सा होना चाहिए। अब आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 3:1 कब आता है, कहाँ आता है। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, 3:1 का रेशियो आया था, ठीक है। लेकिन अब जरा यहाँ देखिए कौन से पेरेंटल प्लांट्स हम 3:1 है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, कुछ लोग इसका आंसर थर्ड कर देते हैं, कुछ लोग इसका आंसर फोर्थ कर देते हैं। फर्स्ट टू से तो नहीं आ रहा, लेकिन इन दो में कंफ्यूजन है, और आंसर इस क्वेश्चन के कभी थर्ड भी होता है, कभी फोर्थ भी होता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो चीज समझिए। आप देखिए, अगर मैं थर्ड ऑप्शन लेता हूँ, ये वाला क्रॉस अगर हमने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इससे आपको ध्यान हो तो पहले F1 जनरेशन में ये बना और फिर F2 में 3:1 का रेशियो आया, यही था, ठीक है। और अगर हम इसका क्रॉस करते हैं कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t, इसका अगर आप क्रॉस करते हैं
इसके दो दो गैमेट बनेंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी वही कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरह से, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके बताया। ओवरऑल रेशियो 3:1। ठीक है, अब आप देखिए 3:1 का रेशियो प्रोजेनी में इन पेरेंट से भी आ रहा है और इन पेरेंट से भी आ रहा है। अब आप आंसर क्या करेंगे? अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैं एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं यहाँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या किसी भी क्रॉस में आपको पेरेंट कैसे डिसाइड करना है। जी हाँ, पेरेंट डिसाइड करने का कंसेप्ट आना चाहिए। जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मदर फादर भी हमारे पेरेंट्स हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि किसके बेटे हो और किसके पोते हो, तो हम नाम अलग अलग बताते हैं। किसके बेटे हो तो हम अपने मदर फादर का नाम बताते हैं, किसके पोते हो ग्रैंडसन हो तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम बताते हैं। एक्चुअली हमने उस क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, जब हम कह रहे हैं किसके बेटे हो, मतलब आपसे पूछा जा रहा है किसकी पहली जनरेशन हो, और पोता हमेशा सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब पूछ रहे किसकी फर्स्ट जनरेशन हो तो हम अपने मदर फादर का नाम बता रहे हैं, किसकी सेकंड जनरेशन हो तो हम अपने ग्रैंडफादर का नाम बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वही बात जेनेटिक्स में भी आएगी। आपको क्वेश्चन में पहले ये देखना पड़ेगा कि जनरेशन कौन सी है, प्रोजेनी किस जनरेशन की बात कर रहे हैं। जनरेशन से डिसाइड होगा पेरेंट। क्वेश्चन पढ़ो जरा, जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल प्लांट इफ दे प्रोड्यूस दिस। कोई जनरेशन लिखी है क्या? नहीं, क्वेश्चन में कोई जनरेशन मेंशन नहीं है। अब हम क्या करें? अगर क्वेश्चन में कोई जनरेशन नहीं है तो आपको क्रॉस को एक ही जनरेशन का मानना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना, कोई जनरेशन नहीं लिखी है इसका मतलब सिंगल जनरेशन है, इसका मतलब पेरेंट्स ने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए और उसमें 3:1 आ गया, क्योंकि यहाँ जनरेशन है मतलब वो एक जनरेशन का क्रॉस है। ठीक है, तो अब आप कौन से पेरेंट लो जो एक ही जनरेशन में 3:1 ला रहे हैं। ये वाले जो पेरेंट है ये अपनी सेकंड जनरेशन में 3:1 ला रहे हैं और ये वाला पेरेंट अपनी एक ही जनरेशन में 3:1 ला रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में जनरेशन मेंशन नहीं है तो ये 50 और 70 का जो रेशियो आया ये कौन से पेरेंट लेके आएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा 4। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कई बार मॉडिफाई कर देते हैं। केवल एक वर्ड अगर जोड़ दिया इस क्वेश्चन में F2 कि 50 टॉल एंड 17 ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन, जैसे ही F2 लिखा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3rd हो जाएगा। कि कौन से पेरेंट अपनी सेकंड जनरेशन में 3:1 लाएंगे, तब आंसर ये करेंगे, और कौन से पेरेंट अपने एक ही जनरेशन में 3:1 लाएंगे तो फिर आंसर वो करेंगे। भाई ये जो चीजें ना ये वही तो है। तो इस 3:1 का इमीडिएट पेरेंट कौन हुआ? एक जनरेशन तो इनकी हुई और ये इसके लिए दूसरी जनरेशन। ठीक है, तो ध्यान आपको क्या रखना है, क्वेश्चन में जनरेशन के अकॉर्डिंग पेरेंट डिसाइड करेंगे। इफ देयर इज नो जनरेशन मेंशन कंसिडर द क्रॉस ऑफ सिंगल जनरेशन ओनली। कोई जनरेशन नहीं लिखी हुई है तो एक जनरेशन का क्रॉस मानना है। और क्वेश्चन में अगर F2 लिखा है तो थोड़ा ध्यान से काम करना है। F2 लिखा है मतलब वो पेरेंट चाहिए जिसकी ये F2 जनरेशन है। ये पूछा जाए कि ये वाली F2 किसकी है तो ये इन पेरेंट के लिए F2 नहीं है, F1 के लिए तो ये एक ही सिंगल जनरेशन है। ये जो इमीडिएट शुरू वाले स्टार्ट वाले पेरेंट थे उनके लिए ये सेकंड जनरेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से हमें जनरेशन डिसाइड करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मेनली हमें जनरेशन की बात है कि जनरेशन से पेरेंट डिसाइड करना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और। फ्रॉम अ सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न, सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टा, मक्का, और एक भुट्टा, एक मक्के की बात कर रहे हैं। अ फार्मर प्लांटेड 200 सीड्स, उन्होंने एक भुट्टे में से 200 सीड ग्रो कर दिए। एंड ही ऑब्टेन्ड 140 टॉल एंड 50 ड्वार्फ प्लांट। देन फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था। और अब ये पूछ रहा है कि पेरेंटल प्लांट का क्या जीनोटाइप होगा और जो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए इनका क्या जीनोटाइप। क्वेश्चन बहुत सीधा है, मोनोहाइब्रिड में टफ क्वेश्चन आते ही नहीं। ठीक है, 200 प्लांट्स 200 सीड ग्रो किए, 140 टॉल आए, 50 ड्वार्फ आए, वैसे ही दिख रहा है। किस रेशियो में प्रोजेनी आ रहे हैं? 140 टॉल 50 ड्वार्फ, मतलब रेशियो क्या हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 3:1। ठीक है, अगेन देखो यहाँ कोई जनरेशन दी है क्या? नहीं, सिर्फ कह रहा है कि हमने 200 सीड लगाया और ये आ गया, एक जनरेशन की बात हो रही है।
तो हम इमीडिएट पेरेंट की बात करेंगे। तो कौन से पेरेंट लें जो 3:1 रहा है एक जनरेशन, वो जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज बदल, दोनों अलग अलग टाइम में एग्जाम में पूछे हैं, अलग अलग तरीके से लैंग्वेज बदल। अब ये कह रहा है कि ये है, तो पेरेंटल जीनोटाइप क्या होना चाहिए? अगर 3:1 और वो भी एक जनरेशन में लाना है तो अगेन हमें पेरेंटल प्लांट तो यही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो पेरेंटल प्लांट का जीनोटाइप तो ये हो जाएगा, और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए, ये टॉल और ये ड्वार्फ, इनका जीनोटाइप बता सकते हो। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस। अब इसमें जब आप क्रॉस करते हो तो क्या आता है? हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके बताया आपको, यही तो आते हैं किस रेशियो में, 1:1, और वही 3:1 बनता है। तो जो 140 टॉल होंगे वो तो ये होंगे, और जो 50 ड्वार्फ होंगे वो ये वाले होंगे, ठीक है। 140 टॉल जो आ रहा है और ये 50 ड्वार्फ, ठीक है। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए हैं तो पेरेंट का जीनोटाइप बताना है और उन प्रोजेनी का जीनोटाइप बताना है। पेरेंट दोनों हेटेरोजाइगस होंगे, सेल्फिंग है, ठीक है, और इनके जो प्रोजेनी बने उसमें टॉल जो होंगे वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी, दोनों होंगे, और ड्वार्फ सारे स्मॉल टी स्मॉल, ठीक है। इस तरह के प्लांट बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और देखिए, प्लांट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन क्रॉसिंग अ रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, रेड और व्हाइट फ्लावर प्लांट का क्रॉस किया गया, द रेशियो ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट इज 60:20, ठीक है। अब रेड और व्हाइट फ्लावर प्लांट में क्रॉस किया गया और उनमें 60:20 का रेशियो आया। 60:20 का रेशियो आने का मतलब किस क्या रेशियो आया? 3:1, अगेन वही 3:1 आया, ठीक है। देन ऑन सेल्फिंग, अब आप देखो क्वेश्चन तो ये अब पूछ रहा है, पहली दो लाइन तो केवल इंफॉर्मेशन है। ऑन सेल्फिंग अ हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर्ड प्लांट the offspring will produce which of the following ratio, ठीक है। रेड और व्हाइट का क्रॉस करने पर 60:20 में रेड व्हाइट ऑफस्प्रिंग आए, ये एक इंफॉर्मेशन है। अब ये कह रहा है कि हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट की सेल्फिंग करने पर प्रोजेनी में क्या रेशियो आना चाहिए इन चार में से। अब ये चार रेशियो दे रखे हैं, कैन यू टेल मी क्या रेशियो आना चाहिए? ये तो चलो जो भी नंबर्स दिए पहले तो हम देखें रेशियो आएगा क्या। अब को क्रॉस कर सकते हो, क्या लिखा है? ऑन सेल्फिंग अ हेटेरोजाइगस रेड प्लांट, तो हेटेरोजाइगस रेड का क्या जीनोटाइप होगा? हेटेरोजाइगस रेड प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल, हेटेरोजाइगस रेड, और इसकी सेल्फिंग करने का मतलब इसी से क्रॉस किया जाएगा, ठीक है। और इनके क्रॉस में क्या रेशियो आएगा? 3:1, तो हेटेरोजाइगस का क्रॉस करोगे तो 3:1 आएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आप तो बस ये देख लो कि इनमें से कौन से नंबर्स नियर अबाउट 3:1 के आसपास हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकली रेशियो एग्जैक्ट नहीं आता। जैसे हमने कहा था 50 टॉल 17 ड्राव पिछले क्वेश्चन में, तो भी एग्जैक्ट 3:1 नहीं आ रहा। यहाँ भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 140 टॉल और 50 ड्वार्फ, तो वो भी एग्जैक्ट रेशियो नहीं आता, लमसम आसपास है। तो यहाँ भी आप देख लो कौन सा रेशियो 3:1 के आसपास है। 50:48 तो करीब करीब 1:1 हो रहा है। 76:24, देन 60:40, 80:20, तो ज्यादा बेटर 3:1 के नियरेस्ट कौन सा हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? सेकंड आंसर, ठीक है। तो ये 3:1 मतलब इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में प्रोजेनी मिलेगी। ये जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस बताए, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइम में डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। और इसके बेसिस और भी है मोनोहाइब्रिड क्वेश्चंस। आज के लेक्चर के मैंने अभी इसमें 3-4 क्वेश्चन बताए, हम आपको साथ में एक असाइनमेंट देंगे, आप देखिएगा आपको उस लेक्चर के साथ ही एक असाइनमेंट मिलेगा, डीपीपी कह सकते हो, ठीक है। और उसमें मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया, अब आप उसको खुद करिएगा, हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस भी करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो एक एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उनमें क्या है, वो ज्यादातर क्वेश्चन ह्यूमन बेस्ड है, मैंने आपको प्लांट बेस्ड बताया, तो कई बार क्वेश्चन ह्यूमन पर भी आता है कि ह्यूमन में ये करेक्ट डोमिनेंट, ये रिसेसिव,
तो फिर कैसे आएगा रिजल्ट, तो वो थोड़ा सा करके देखिए। क्रॉस बिल्कुल मोनोहाइब्रिड है, तो आपको जो क्वेश्चन साथ में दिए जा रहे हैं लेक्चर्स के साथ में, उनको सॉल्व करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर, फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पार्ट हुआ, और उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। नाउ इसके बाद में देखिए अगला जो पार्ट है वो है गैमेट फॉर्मेशन। क्यों ले रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन? वैसे मेंडल की अगर बात करें तो मेंडल ने तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था पूरा अभी तक क्रॉस, उसकी कंक्लूजन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, वो भी आप करके फिर हम उसको डिस्कस करें। मोनोहाइब्रिड के बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स का अगला पार्ट आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जब एक एक कैरेक्टर के क्रॉस कर लिए, 7 टाइप के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 7 कैरेक्टर थे, सब में एक जैसा रेशियो आया करीब 3:1। अब मेंडल के दिमाग में एक अलग क्यूरियोसिटी थी, उनके दिमाग में यह आया कि अगर मैं इनमें से दो दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर स्टडी करूं तो क्या हो, और सिर्फ यही जानने के लिए उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। लेकिन देखिए मोनोहाइब्रिड से जब हम डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड बड़े क्रॉस पर जाते हैं, 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर और ज्यादा, तो यहाँ हमें बीच में गैमेट फॉर्मेशन का मेथड आना चाहिए। एक्चुअली क्या है, आप याद करो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो एक छोटा सा चेकर बोर्ड बनाया था और उसमें गैमेट्स लिखे थे। जब आप एक कैरेक्टर एक जीन का क्रॉस करते हैं तो गैमेट्स बनाना बहुत इजी है, या तो एक गैमेट बनेगा या 2 टाइप के बनेगा, तो वहां हम डायरेक्ट ही गैमेट बना के हमने चेकर बोर्ड बना दिया। जब आप ज्यादा जीन लेते हो, 2 जीन 3 जीन, तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर वे में गैमेट बनाने का तरीका आना चाहिए कि किसी भी गिवन जीनोटाइप से कितने टाइप के गैमेट बने, क्योंकि अगर आप क्रॉस कर रहे हो, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मियोसिस होगा, तो गैमेट्स बनाना है, और जब आपको टाइप ऑफ गैमेट्स आते होंगे तभी तो चेकर बोर्ड बनाओगे, तभी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे, रेशियो भी तब आएगा। तो गैमेट बनाने का मेथड आना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन कई लोगों से गलती होती है उसमें। गैमेट बनाने का एक तरीका हम मैथमेटिकली समझना चाह रहे हैं। मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो तरीका है और जो प्रोबेबिलिटी वगैरह की चीजें हैं, उन्हीं से बनते हैं ये कॉम्बिनेशंस। अब आप देखिए कोई भी गिवन जीनोटाइप कैसे गैमेट्स बनाएगा, हम एक फॉर्मूला ध्यान रखें पहले तो, गैमेट्स फॉर्मेशन। अब आगे के बड़े क्रॉस में, चेकर बोर्ड वगैरह में आपको इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। तो किसी भी गिवन जीनोटाइप से कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, टाइप ऑफ गैमेट्स। टाइप ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला रहेगा 2 to the power n से निकालेंगे, where n is the number of heterozygous condition। आपको क्या करना है, किसी भी कोई भी गिवन जीनोटाइप, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप गिवन हो, उसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस जीन, वो हमें n वैल्यू रखनी 2 to the power n। तो इससे आपको पता चल जाएगा कितने टाइप की गैमेट बनेगी, ठीक है। उसके बाद में मेथड, लेकिन इससे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, लेकिन वो गैमेट कौन कौन से होंगे, मेथड के लिए हम एक मैथमेटिकल तरीका यूज करेंगे, फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन, पहले तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ जीनोटाइप लिखता हूं और जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एक जीनोटाइप लिखा कैपिटल ए, एक लिख दिया मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए, और लिख लेते हैं, चलिए और लिख लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये मैंने कुछ अलग अलग तरह के 1 जीन वाले, 2 जीन वाले और 3 जीन वाले जीनोटाइप लिखे। ये 2 जीन, 3 जीन, 1 जीन, ये हमने जीनोटाइप लिख लिया। अब हम जरा फॉर्मूला यूज करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो इसमें n क्या आएगा, n इज इक्वल टू एक ही जीन पेयर है, पूरा ये हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। तो क्या यहाँ पेयर हेट्रोजाइगस है, नहीं, तो n की वैल्यू क्या आ गई 0, 2 to the power 0 मतलब 1, तो ये एक गैमेट बनाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी, अब ये एक पेयर और एक ही हेट्रोजाइगस है, तो n की वैल्यू 1, 2 to the power 1, 2 गैमेट्स। और देखें आगे जो हमने जीनोटाइप लिखे थे, इसमें n की वैल्यू कितनी रहेगी, n इज इक्वल टू, यहाँ देखो एक हेट्रोजाइगस है, एक तो होमोजाइगस है, 2 to the power 1, ये भी 2 गैमेट बनाएगा। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 हेट्रोजाइगस है, 2 to the power 2, 4 गैमेट्स। यहाँ पर देखिए
इसमें भी n की वैल्यू कितनी है, एक ही हेटेरोजाइगस हुआ, भले 3 जीन है तो गैमेट बनेंगे। इस केस में n इज इक्वल टू, अब ये और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो n इज इक्वल टू 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 4 गैमेट। अच्छा यहाँ आप देखो इसके अंदर तो तीनों जीन हेटेरोजाइगस है, n इज इक्वल टू 3, 2 टू द पावर 3, 8 टाइप्स ऑफ गैमेट। मैंने ये कुछ अलग अलग तरह के जीनोटाइप लेकर के इस फॉर्मूले को अप्लाई करना बताया आपको कि n की वैल्यू कैसे निकालें। कोई भी जीनोटाइप दिया जाए, जो जीन पेयर है, ठीक है, जो हेटेरोजाइगस जीन पेयर है वो n की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर n से आपको टाइप ऑफ गैमेट पता चलेगा। मैंने यहाँ जितने जीनोटाइप लिखे हैं आप देखो, इसमें मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप भी हैं, डाईहाइब्रिड भी हैं और ट्राईहाइब्रिड भी हैं। अब एक ये नई चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये जो जीनोटाइप आपको दिख रहे हैं और इससे पहले वाले जो जीनोटाइप थे ये दोनों, क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप कौन है, डाईहाइब्रिड कौन सा और ट्राईहाइब्रिड कौन सा? एक्चुअली क्रॉस और गैमेट्स के इन क्वेश्चंस में कई बार इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। एम्स में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय ट्राईहाइब्रिड प्लांट, और उन्होंने जीनोटाइप दिया ही। बहुत बार आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा कि आपको डाईहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ट्राईहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म लिखा है लेकिन जीनोटाइप नहीं दिया। एक्चुअली जो टर्म है मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड बड़ी स्टैंडर्ड टर्म, और इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ होती नहीं। इस टर्म को हम दो तरह से यूज करते हैं, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। जब आप क्रॉस के साथ कोरिलेट कर रहे हैं तो आप करेक्टर को रिप्रेजेंट करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस ऑफ 1 करेक्टर, डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस ऑफ 2 करेक्टर, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस 3 करेक्टर, वो करेक्टर की बात होती। लेकिन जब किसी जीनोटाइप पर आप मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म या मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप एक ही बात है। डाईहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म या डाईहाइब्रिड जीनोटाइप, ट्राईहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ट्राईहाइब्रिड जीनोटाइप, ये सब एक ही चीज होती है। तो जीनोटाइप में आप हर किसी को मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड मत बोल। मैं आप याद कीजिए टर्मिनोलॉजी, मैंने हाइब्रिड वर्ड बताया था हेटेरोजाइगस के। अब क्या होता है, कई बार लोगों को लगता है कि ये दोनों मोनोहाइब्रिड है, ठीक है, ये डाईहाइब्रिड और ये ट्राईहाइब्रिड, तो गलत है। ये डाईहाइब्रिड नहीं है और ये तीनों ट्राईहाइब्रिड नहीं है। एम्स ने पूछा था क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड बाय ट्राईहाइब्रिड प्लांट, और 3 जीन होने को अगर आप ट्राईहाइब्रिड कहेंगे तो फिर तो ये भी ट्राईहाइब्रिड है, ये भी ट्राईहाइब्रिड है, ये भी ट्राईहाइब्रिड है, तो कौन सा लेंगे? अब एक बात अच्छे से ध्यान रखना, हाइब्रिड का मतलब होता है हेटेरोजाइगस। तो ट्राईहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म या ट्राईहाइब्रिड जीनोटाइप ऐसा जीनोटाइप जिसमें 3 जीन हो और तीनों के लिए वो हेटेरोजाइगस, परफेक्ट हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए वर्ड यूज होंगे। 3 जीन एंड ऑल द 3 heterozygous, then only trihybrid. 2 gene and both the genes are heterozygous, then only dihybrid. 1 gene and it is heterozygous, monohybrid. मतलब अगर आपसे परफेक्ट ट्राईहाइब्रिड की बात करें तो ये ट्राईहाइब्रिड होता है। इसी तरह से केवल ये होगा डाईहाइब्रिड, ये नहीं है। अब ये मत सोचना कि इसमें 2 हेटेरोजाइगस है तो अपन इसको भी डाईहाइब्रिड बोल दें, नहीं, क्योंकि जीन टोटल 3 है, परफेक्ट कंडीशन नहीं हो, जितने जीन है उतने ही हेटेरोजाइगस होने चाहिए। अब यहाँ 3 जीन है और तीनों हेटेरोजाइगस होंगे तो ट्राईहाइब्रिड होगा, बाकी इनके लिए कोई नाम नहीं। 2 जीन ले रहे हो तो दोनों के लिए हेटेरोजाइगस होगा तब डाईहाइब्रिड है, बाकी कुछ नहीं कहें। और इसी तरह से ये जो था इनमें से मोनोहाइब्रिड सिर्फ ये हुआ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इस जीनोटाइप को कहेंगे मोनोहाइब्रिड, ठीक है। और ये वाला जो जीनोटाइप हुआ अब ये हो जाएगा डाईहाइब्रिड, ठीक है, और इसको बोलेंगे ट्राईहाइब्रिड। ये अपनी मेमोरी में इसी ध्यान रखिएगा, ये तो जीनोटाइप का एक मैंने सिस्टम बताया। अब हमने को ये तो फॉर्मूले से पता चल गया कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है। मेन चीज ये कि जो टाइप बनेंगे, खाली टाइप निकालने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें चेकर बोर्ड बनाना, तो गैमेट लिखने पड़ेंगे। तो ये जो टाइप बन रहे हैं ये कौन कौन से टाइप हैं ये भी तो पता करें, तो गैमेट बनाना भी आना चाहिए। 2 टाइप है तो 2 कौन से हैं, 4 टाइप है तो 4 कौन से। गैमेट बनाने का जो मेथड है वो है फोर्क लाइन मेथड, ये यूज करें। और इसकी जरूरत भी आपको 2 जीन ऑनवर्ड्स पड़ेगी, 1 जीन में जरूरत ही नहीं।
वन जीन में तो क्या ये वाला है, एक ही गैमेट बन रहा है, आप वैसे बना लो कैपिटल ए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया ही था हमने। ये 2 बना रहा है तो ये वैसे ही गैमेट बन जाएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। तो मोनो हाइब्रिड केस में या सिंगल जीन में आपको कोई फॉर्क लाइन की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बनाना। अच्छा, गैमेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा देना। अब जब भी एक ही टाइप का गैमेट बनता है तो प्रोबेबिलिटी 1, 2 टाइप की गैमेट बनते हैं, गैमेट हमेशा बराबर बनेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको फॉर्क लाइन की जरूरत नहीं। फॉर्क लाइन मेथड की जरूरत पड़ेगी 2 जीन या उससे आगे जीन में कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फॉर्क लाइन में करना क्या, देखिए यह 2 वर्ड है, फॉर्क और लाइन। फॉर्क जो होता है हमेशा ध्यान रखना, जीनोटाइप में जो हेट्रोजाइगस जीन है उनका फॉर्क बनेगा और जो होमोजाइगस जीन्स हैं उनको लाइन में लिखा जाएगा। होमोजाइगस जीन लाइन में एक बार लिखे जाएंगे और हेट्रोजाइगस जीन फॉर्क के फॉर्म में 2-2 बार चले। फॉर्क के फॉर्म में 2 बार और ये फॉर्क के फॉर्म में एक ही बार चले। इसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए फॉर्क लाइन मेथड, अब ये मोनो हाइब्रिड की तो जरूरत भी नहीं, डाई हाइब्रिड ट्राइब्रिड 2-3 जीन्स में चलेगा। अब जैसे ये केस है, सबसे पहले इसकी बात करें, ये डाई हाइब्रिड कंडीशन है, 2 जीन है, दोनों हेट्रोजाइगस है। आपको फोर्क लाइन में क्या करना होता है, पहला जो जीन हेट्रोजाइगस है आप उसको कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे अलग कीजिए, ये मैथमेटिकल तरीका है। ठीक है, अब जीन बी दूसरा भी हेट्रोजाइगस है तो इस तरह से फोर्क बनाइए और इसके सामने कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे लिखे। ठीक है, अब इनको कंबाइन करके लिख लीजिए। यहां से ये हो गया कैपिटल ए बी, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी एंड फाइनली स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हुए। ठीक है, ये 4 टाइप के गैमेट बने और गैमेट 4 टाइप के बने हैं तो सिंपल सी बात है कि इनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी 1/4 ईच। 4 टाइप के गैमेट और सारे इक्वल बनेंगे 1/4 ईच। इसको कहते हैं फॉर्क लाइन मेथड। पहला जीन इस तरह से अलग करना है, फिर उसके सामने फॉर्क। अब मान लो 2 है, तीसरा और सी जीन है वो हटा है तो कुछ नहीं करना, इसके आगे सी और लिख दो तो ये एक्सटेंड होता जाता है। जैसा मैं इसके अगर गैमेट बनाता हूँ, इसी चीज को थोड़ा और एक्सटेंड करें तो देखो कैसे आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इनके आगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर एक बार और फॉर्क बना लीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी का, ये हो गया और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब इनके देखो 8 गैमेट बन जाएंगे, ये सारे के सारे जो हैं इसको इस तरह से लिखा जाए। यहां से शुरू करेंगे तो ये आया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर यहां से लेंगे ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर अब यूं लेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ऐसे आप पूरा 8 लिख सकते हो। ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इस तरह से 8 गैमेट बनाने, ये आप खुद भी करके देख सकते हो, बहुत इजी काम है। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी हर एक की 1/8 1/8 सबकी। क्लियर? फॉर्क बनाने का तरीका जो हेट्रोजाइगस जीन है इसी तरह से फॉर्क के फॉर्म में चलता है। अब जो होमोजाइगस जीन होता है उसको आपको एक ही बार लिखना है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ ए तो होमोजाइगस है, बी हेट्रोजाइगस है तो ए को एक ही बार लिखेंगे, बी हेट्रोजाइगस है तो बी का फॉर्क बना देंगे तो ये 2 गैमेट बनेंगे। ये बन गया, एक तो हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी एक गैमेट और दूसरा ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी। हमने देखो यहाँ पर ए स्मॉल ए लिखा है क्योंकि ए हेट्रोजाइगस, यहाँ ए होमोजाइगस एक ही बार लिखा है। अब जैसे ये देखो, ये वाला जो केस है इसमें ए होमोजाइगस है तो ए को एक बार लिखेंगे, फिर बी का फॉर्क बनाएंगे, बी हेट्रोजाइगस है, और फिर उसके बाद सी का भी फॉर्क बनाएंगे तो ये बनेंगे 4 टाइप के गैमेट्स। ऐसे इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो ए होमोजाइगस है तो ए को एक बार, बी भी होमोजाइगस है तो बी भी एक बार, और सी हेट्रोजाइगस है तो फिर सी का फॉर्क बन जाएगा ऐसे। तो देखिए होमोजाइगस जीन लाइन में चल रहे और हेट्रोजाइगस के फॉर्क बन। ठीक है, कभी भी आप कोई भी क्रॉस करें, मोनो हाइब्रिड की जहां तक बात है तो वो आप डायरेक्टली गैमेट बना सकते हो, लेकिन बाकी जो गैमेट बनेंगे उसमें
ये ध्यान रखना कि इसी तरह से फॉर्क बनेगा। होमोजाइगस जीन है, वन टाइम लिखिए, हेटेरोजाइगस को फॉर्क के फॉर्म में लिखिए और इनके सब की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन का हमारा एक पार्ट है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए गैमेट के रिलेटेड। in a trihybrid plant, what will be the probability of gametes which contain in a trihybrid plant, what will be the probability of gametes which contain, first one, only dominant allele, second, only one dominant allele, and third, at least one dominant allele. देखिए तीन कंडीशन मैंने क्वेश्चन दिया है कि ट्राइहाइब्रिड प्लांट में आपको उन गैमेट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिनमें केवल डोमिनेंट एलील हो, केवल एक डोमिनेंट एलील हो एंड एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील, ठीक है। अब आप देखो ऐसे में करेंगे क्या। ये जो क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, ट्राइहाइब्रिड प्लांट लिखा है, कोई जीनोटाइप नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो ट्राइहाइब्रिड प्लांट लिखा है तो अपन जीनोटाइप कौन सा लेंगे। अभी मैंने इससे पहले बताया था ट्राइहाइब्रिड है तो हम जीनोटाइप कौन सा लेंगे, हेटेरोजाइगस फॉर 3G। ये आ गया, ठीक है। अब आपको इन तीनों क्वेश्चन की रिप्लाई देने के लिए पहले आपको इसके गैमेट बनाने पड़ेंगे। अभी मैंने बताया आपको गैमेट बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसके गैमेट, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जीन ए को अलग किया हमने, फिर इसके बाद फोर्क बनाया कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर उसके बाद में एक और फोर्क बनेगा सी स्मॉल सी का, बना। अब हम पहले 8 गैमेट बनाए, इससे कितने गैमेट बनेगा देखो, गैमेट कितने बनेंगे 2 to the power 3, 8 टाइप्स, 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई है, ए बी और सी। अब देखिए पहला गैमेट बना कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दूसरा बना कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ये इसी तरह से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बना के दिखाए थे। सबसे पहले तो आप इनके 8 टाइप के गैमेट बनाएंगे, ठीक है। थोड़ी फोर्क लाइन की प्रैक्टिस कीजिएगा, गैमेट्स बनाने का ये मेथड आपको बार बार क्वेश्चंस में यूज होगा। तो ये बन गए 8 टाइप के गैमेट्स, क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए यो तो इंडिविजुअल हर एक की प्रोबेबिलिटी होती है 1/8, क्योंकि 8 है टोटल, इक्वल बनेंगे ना। हमारा क्वेश्चन क्या, ओनली डोमिनेंट, केवल डोमिनेंट अलील हो, ऐसे कितने हैं। तो ओनली डोमिनेंट अलील वाले जरा ढूंढो इसमें कितने हैं। तो आप इसमें ध्यान से देखो, तो ओनली डोमिनेंट अलील वाला आपको केवल ये एक गैमेट मिलेगा पहला, जिसमें कैपिटल ए कैपिटल तीनों अलील क्या है डोमिनेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, ठीक है। तो ये तो केवल एक ही होगा ओनली डोमिनेंट अलील, आंसर क्या रहेगा 1/8, ठीक है। फिर हमने कहा ओनली वन डोमिनेंट अलील, तो ओनली वन डोमिनेंट अलील में कौन कौन आएगा देखो जरा, ओनली वन। अब यहाँ देखे तो इसमें तो 2 डोमिनेंट है, ये भी नहीं, एक तो ये रहा, ये है, और एक ये है, और एक ये है। अमंग द 8 गैमेट्स हमारे पास ओनली वन डोमिनेंट अलील वाले कितने हैं, तो ये 3 है, ठीक है। 8 में से 3 है, तो इनका आंसर क्या हो गया, ओनली वन डोमिनेंट का 3/8, ओके। एंड द लास्ट वन एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील। देखिए ओनली वन डोमिनेंट अलील एंड एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील, डिफरेंस समझिएगा। ओनली वन का मतलब केवल एक ही डोमिनेंट अलील होना चाहिए, 2 भी नहीं चलेंगे। तो जैसे हमने जो 3 सेलेक्ट किए उसमें केवल एक ही डोमिनेंट अलील। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक डोमिनेंट अलील का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी में 2 डोमिनेंट अलील है तो भी चलेगा, और 3 डोमिनेंट अलील है तो भी चलेगा। भाई
कम से कम एक होना चाहिए ना, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन एंड मोर देन वन, ठीक है। तो अब एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील की अगर हम बात करें तो आप खुद देखिए एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील कौन सा हुआ। यहां अगर हम देखें 8 गैमेट्स में, तो केवल इस एक गैमेट को छोड़ दें तो ये रिमेनिंग सारे के सारे गैमेट जो हैं ये एटलीस्ट वन तो ही, ये एक ऐसा गैमेट है जिसमें सारे रिसेसिव, अदरवाइज बचे हुए ये 7 गैमेट्स के अंदर एटलीस्ट वन डोमिनेंट तो है, बल्कि वन से ज्यादा भी है, किसी में 2 भी है, किसी में 3 भी है। तो एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील में हमारा आंसर होगा 7/8, ठीक है। ओनली डोमिनेंट एलील 1/8, ओनली वन डोमिनेंट एलील 3/8 एंड एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील 7/8। इस तरह से आपको गैमेट पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ उसमें गैमेट बनाने से रिलेटेड भी क्वेश्चन, बड़े क्रॉस जितने भी होंगे उसमें गैमेट बनाने की बात है। ये जो हमने मेथड पढ़ा है गैमेट का, ये पूरा एक मैथमेटिकल परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड मेथड है, ठीक है। ये तो ठीक है, अपना एक तरीका मैथमेटिकल है, लेकिन थोड़ा सा इसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि हम ये करते क्या है। आपको सोचिए जैसे ये किसी में जीनोटाइप है, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, आपको याद करो डिप्लॉइड में हर कैरेक्टर के कितने एलील 2, तो ए बी बी तो 2 आ रहे हैं, ये डिप्लॉइड है। आप इसमें मियोसिस करोगे तो हैप्लोइड गैमेट बनेगा। जब डिप्लॉइड से हैप्लोइड बनता है, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे, हर जीन में से एक लाओगे। हैप्लोइड में क्या होता है, हर जीन का एक एलील, तो इसलिए आप देखिए ये देखो इन दोनों में से भी एक लेना, इन दोनों में से भी एक लेना है, तो क्या कर सकते हो, जैसे हमने इधर से कैपिटल ए ले लिया, इधर से कैपिटल बी ले लिया, तो एक गैमेट टाइप ये बना। इधर से कैपिटल ए लिया, इधर से स्मॉल बी तो आ सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन। फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी आ गया। मतलब इन दोनों के से आप जब सिंगल सिंगल एलील के कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जितने पॉसिबल बनेंगे वही उसके गैमेट्स हैं सारे। तो ये हमने मियोसिस किया है, कुछ नहीं। जब आप इस डिप्लॉइड में मियोसिस करोगे तो ये ऐसे हैप्लोइड बनेंगे, समझ गए, ठीक है। तो गैमेट बनाने तो फॉर्मूला तो चलो हर कोई लगा लेता है कि 4 गैमेट बनेंगे, मान लो इसमें या उसमें 8 बनेंगे, लेकिन कई बार लोग गलती ही करते हैं कि हम गैमेट सही नहीं बनाते। बस एक चीज ध्यान रखना, जितने आपके पास जीन है हर जीन का एक रिप्रेजेंटेटिव गैमेट में होना चाहिए। जैसे जीन ए है बी है तो एक ए में से भी एक चाहिए, बी में से भी एक चाहिए, सी भी आ गया मान लो तो तीनों में से एक एक चाहिए। हर जीन का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इनको यूं अलग कर देना। जैसे कभी कभी या एक आप दिखेगा कुछ लोग ये गलती करते हैं, जैसे ये मैंने जीनोटाइप लिखा तो इसके गैमेट ऐसे बनाएंगे, 4 बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसे नहीं कि इन चारों को अलग कर दिया अपन, नहीं, हर जीन पेयर का एक रिप्रेजेंटेटिव गैमेट में जाना है। तो ए का भी एक आएगा तो बी का भी आएगा, सी है तो सी का भी आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने जो है आज आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस और गैमेट फॉर्मेशन बताया। इसमें गैमेट का फॉर्मूला, गैमेट का मेथड और अलग अलग तरह के इन सारे जीनोटाइप पर हमने अप्लाई करके दिखाया। गैमेट बनाना आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना आनी चाहिए। अब आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, मोनोहाइब्रिड की जो क्वेश्चंस आपको दिए, मैंने थोड़े बहुत करवाए हैं, कुछ आपको दिए ऐसे गैमेट से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस को करिएगा। हम उन असाइनमेंट, उन डीपीपी के क्वेश्चंस को क्लास अभी वापस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डाइहाइब्रिड क्रॉस शुरू करेंगे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से पहले गैमेट फॉर्मेशन का मेथड जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये बड़े क्रॉस में बार बार जरूरत पड़ेगी। ओके।